ऊर्जा बैंड सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आपने अभी तक ये पढ़ा था कि कोषों में बैंड संरचना के आधार पर कोषों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्धचालक, कुचालक और चालक। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि ये संयोजी बैंड होता है और ये चालक बैंड होता है। बैंड बनते कैसे हैं उस चीज को समझेंगे। मतलब ये तुमने पढ़ लिया है कि ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये वर्जित ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन ये बनते कैसे हैं? अब देखो, बैंड में ये कंडक्शन बैंड होता है, ये बैलेंस बैंड होता है, ये बैंड बनते कैसे हैं? कंडक्शन बैंड में यहाँ पर बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, ऐसे बैलेंस बैंड में बहुत सारे ऊर्जा स्तर। लेकिन ये ऊर्जा स्तर कैसे बनते हैं उसको समझेंगे आज कोषों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। उसके लिए जैसे देखो, हम पहले कोई एक हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में एक नाभिक होता है और एक 1s ऑर्बिट होता है। 1s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक हाइड्रोजन परमाणु है और यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका नाभिक है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये इसका 1s कक्षक और इसका 1s कक्षक, तो क्या बनेगा? यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनेगी, ठीक है। इसका 1s और इसका 1s, दोनों के यहाँ नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल भी होगा, ठीक है। इसलिए ये इससे ज्यादा पास में नहीं आ सकते क्योंकि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इनके दोनों के 1s ऑर्बिट, इसका एक 1s कक्षक और इसका एक 1s ऑर्बिट, दोनों मिलकर के यहाँ पर कैसे बना लेंगे? 2 ऊर्जा स्तर बन जाएंगे। अब देखो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के एक 1s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है? ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक उसकी ऊर्जा। अब ये 2 हाइड्रोजन परमाणु जब एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं तो दोनों का 1s ऊर्जा स्तर इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पर ये 2 ऊर्जा स्तरों में बट गया। एक की ऊर्जा इस 1s से थोड़ी सी ज्यादा होगी और दूसरे की ऊर्जा इस 1s से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। इस प्रकार जब 2 परमाणु एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो एक ऊर्जा स्तर किसमें विभाजित हो रहा है? 2 में, क्योंकि दोनों का 1s मिलकर के यहाँ पर ये 2 में विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब जैसे समझने के लिए सोडियम परमाणु लें, ठीक है, तो सोडियम परमाणु का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 3s6 और 3s1, ठीक है। तो यदि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला कक्षक है 1s, ठीक है, इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, 3s की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो इस 1s में 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद 2s में 2 है, फिर उसके बाद 2p में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 3s1, ठीक है। और ये कैसा बैंड होगा? कैसा ऊर्जा स्तर है? संयोजी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा इस तरीके से यहाँ नाभिक है, ये 1s, 2s, 2p और ये यहाँ पर होगा 3s1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के संपर्क में कम होगा ना, यहाँ पर 1s होगा, यहाँ पर 2s और 2p होंगे। 1s में 2 आ जाएंगे, पहले में 2 होते हैं के सेल में, यहाँ पर 2s2, 2p 6, टोटल 8 हो गए। उसके बाद K, L और फिर M में आएगा 3s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ लो इसको। यही सोडियम नाभिक है। उसके बाद 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s और 2p में टोटल कितने होंगे? 8, K सेल, L सेल और M सेल। M में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों निकल सकता है? क्योंकि इस पर नाभिक का प्रभाव कम रहता है, तो इसके और इसके मध्य आकर्षण कम होगा, इसीलिए ये आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद यहाँ पर कौन से ऊर्जा स्तर होंगे, इसके बाद 3s 4s 3d, इस तरीके से होते हैं आगे ऊर्जा स्तर। तो ये ऊर्जा स्तर कैसे होंगे, रिक्त होंगे ना, क्योंकि यहीं तक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। 3s तक 4s 3d सब कैसे होंगे, रिक्त होंगे, खाली होंगे। अब देखो यहाँ पर हमने सिर्फ एक सोडियम लिया था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 सोडियम ले लेते हैं। अब 2 सोडियम परमाणु जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले बाह्यतम कोश के ऑर्बिट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद 2s 2p वाले, फिर 1s वाले, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अब 3s इस वाले सोडियम का 3s और इस वाले सोडियम का 3s इंटरेक्ट करेंगे तो एक ऊर्जा स्तर 2 में विभाजित होगा। तो यहाँ पर 3s कितने बन जाएंगे, 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 2p भी कितने होंगे, 2, और 2s भी इसी तरीके से 1s भी 2, ठीक है। क्योंकि 2 सोडियम हो गए ना, दोनों के 2 1s 1s, दोनों के 2s 2s, दोनों के 2p 2p और दोनों के 3s 3s। अब इस 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, दोनों में एक एक होगा, ठीक है। एक इसमें होगा और एक इसमें होगा। अब इसके बाद यहाँ पर 4s की ये 2 हो जाएंगे लेकिन खाली होंगे, और इससे नीचे के सभी कैसे होंगे, भरे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी 2 होंगे, 1s 2s 2p 3s 4s एंड, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन के, अब यहाँ पर जैसे हमने 2 लिए थे, अब यदि हम एक सोडियम के और भी परमाणु ले लें, बहुत सारे परमाणु हो जाएंगे, 3 परमाणु होंगे, तो ये ऊर्जा स्तर कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी सब 3 में डिवाइड हो जाएंगे। फिर यदि हम सोडियम का एक क्रिस्टल ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे सोडियम परमाणु हैं, ठीक है, बहुत सारे सोडियम परमाणु हैं, मान लीजिए इसमें परमाणुओं की संख्या जो है n है, ठीक है, n परमाणु होंगे, तो ये संयोजी ऊर्जा स्तर कितने में विभाजित होगा, n में विभाजित हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर 3s को ऐसा बनाऊं, तो सोडियम के लिए 3s तो कैसा ऊर्जा स्तर था, संयोजी ऊर्जा स्तर, वो सभी सोडियम के 3s अन्योन्य क्रिया करेंगे, तो ये वाला ऊर्जा स्तर कितने में विभाजित होगा, n ऊर्जा स्तर में, ठीक है। तो ये कैसा बैंड बन जाएगा, संयोजी बैंड, ठीक है। तो इस तरीके से बैंड बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे और जो जिनकी मध्य ऊर्जा स्तर बहुत कम होगा, ठीक है। अब यदि जैसे यहाँ पर n परमाणु है तो ये 3s के संयोजी स्तर के कितने ऊर्जा स्तर बनेंगे, n संयोजी ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब आपको पता है 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो एक ऊर्जा स्तर में क्वांटम अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है, 2। पाउली के अपवर्जन नियम से एक 3s कक्षक में, s कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्वांटम अवस्थाओं की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, क्वांटम अवस्थाओं की संख्या 4, क्योंकि 2 ऊर्जा स्तर हैं, एक में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 2 आ सकते हैं, मतलब 4 आ सकते हैं। यहाँ पर 4 क्वांटम अवस्थाओं की संख्या। अब यदि सोडियम के n परमाणु कांटेक्ट करेंगे, अन्योन्य क्रिया करेंगे, तो ये संयोजी ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में विभाजित होगा। अब इसमें क्वांटम अवस्थाओं की संख्या कितनी होगी, 2n होगी ना, क्वांटम अवस्थाओं की संख्या 2n होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बैंड बनते हैं। अब देखो जैसे हम सिर्फ एक सोडियम की बात करें तो एक सोडियम में यहाँ पर संयोजी ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसको ऊर्जा दी जाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ तक जा सकता है, 4s में जाना इसके लिए ज्यादा आसान होगा। तो ये संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर है और ये जो है कौन सा बैंड है, इसके ऊपर जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे वो होगा चालन बैंड। ठीक है, तो चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन
ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से बिल्कुल फ्री हो गया और जिससे धारा प्रवाहित हो सकती है। अब किसी तरीके से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, n होंगे ना, n परमाणु है और प्रत्येक में एक एक है, तो n ऊर्जा स्तरों में सब में एक एक होगा। क्वांटम अवस्था टोटल 2n होगी क्योंकि एक में दो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n ऊर्जा स्तर में से n इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का बैंड क्या होगा, चालन बैंड, और इसके बीच का अंतराल क्या होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये होगा यहाँ पर 4s 3d। तो यहाँ से n जो इलेक्ट्रॉन है वो जा सकते हैं उच्चतम ऊर्जा स्तर में, ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है। उनकी मध्य का ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। लिखो, इसको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए बनाना नहीं है ये। दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से, मैं अब रिपीट नहीं करूंगी, अब दोबारा बीच में बोला तो ठीक है। एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से अन्योन्य क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण दो ऊर्जा स्तरों में बट जाता है, दो ऊर्जा स्तरों में बट जाता है। इससे दोनों परमाणुओं के संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर उभयनिष्ठ हो जाते हैं। संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर उभयनिष्ठ हो जाते हैं। और दोनों परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जा सकते हैं। दो परमाणुओं का स्थितिज ऊर्जा वक्र एवं ऊर्जा स्तरों का विपाटन, स्थितिज ऊर्जा वक्र एवं ऊर्जा स्तरों का विपाटन निम्न प्रकार
अब यहाँ पर दो में विभाजित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर सोडियम के दो ही परमाणु लिए हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे देखो यहाँ पर सोडियम है और ये भी सोडियम है, इन दोनों के नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए ये वाले दोनों नाभिक जैसे जैसे संयोजी बैंड में आएंगे वहां पर नाभिकों का प्रभाव कैसा रहेगा? कम होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? संयोजी ऊर्जा स्तर परस्पर कैसे हो जाएंगे? उभयनिष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि उन पर नाभिक का प्रभाव कैसा रहेगा? कम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नाभिक का प्रभाव यहाँ तक है। संयोजी बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन था? 3s। ठीक है, तो 3s पर इस नाभिक का प्रभाव कैसा रहेगा? सबसे कम रहेगा। इसीलिए दोनों के सोडियम परमाणुओं के जो नाभिक हैं उनका प्रभाव संयोजी इलेक्ट्रॉन 3s पर सबसे कम रहेगा और ये दोनों इंटरेक्ट करके ये कैसे बन जाएंगे? उभयनिष्ठ हो जाएंगे। दोनों के 3s कक्षक कैसे होंगे? उभयनिष्ठ होंगे। उनके दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा संयोजी बैंड n = 3, यहाँ के लिए n = 2 और इसके लिए n = 1। मुख्य क्वांटम संख्या है ना ये, आगे जो होती है 1, इनके लिए 2 और इसके लिए 3। यहाँ पर हम सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद चालन बैंड कौन सा होगा? ये वाला बैंड कौन सा है? संयोजी बैंड 3s बैंड है ना, संयोजी बैंड है, वो उभयनिष्ठ होगा दोनों पर, क्योंकि दोनों के सोडियम परमाणुओं के नाभिकों का 3s पर इफेक्ट सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद कौन से ऊर्जा स्तर आएंगे? 3p और 4s, जो कैसे होंगे? पूर्णतः रिक्त होंगे। 3s और 3p पहले पूरी तरीके से रिक्त होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें यदि जाता है तो वो कहाँ जाएगा? संयोजी बैंड से चालन बैंड में। तो इसको बोल सकते हैं हम कंडक्शन बैंड। और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा डेल्टा। बना लो इसको। लिखो क्रिस्टलीय ठोसों में, नहीं हेडिंग नहीं है, इसी में आगे लिखते जाना है। क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणु नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, साथ ही इन परमाणुओं के मध्य दूरी अत्यल्प होती है। जिसके कारण परमाणुओं के मध्य दूरी अत्यल्प होती है, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणुओं से अन्योन्य क्रिया करते हैं। जिसके कारण प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणुओं से अन्योन्य क्रिया करते हैं। जिसके कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है। जिससे नए ऊर्जा स्तरों का एक समूह बनता है,
वह ऊर्जा बैंड कहलाता है। वह ऊर्जा बैंड कहलाता है। इस प्रकार यदि n परमाणुओं का निकाय कैपिटल n परमाणुओं का निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करता है, n परमाणुओं का निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करता है, तब परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं, परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं वह संयोजकता बैंड कहलाता है। वह संयोजकता बैंड कहलाता है। ठीक है, संयोजकता बैंड के ऊपर नेक्स्ट लाइन लिखना, संयोजकता बैंड के ऊपर अधिक ऊर्जा के अनुमत बैंड, संयोजकता बैंड के ऊपर अधिक ऊर्जा के अनुमत बैंड यानी कि अलाउड बैंड, अनुमत बैंड अभी समझा दूंगी। अनुमत बैंड जो अधिकांशतः रिक्त होता है, अनुमत बैंड जो अधिकांशतः रिक्त होता है, चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य अंतराल, चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य अंतराल मध्य ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इस अंतराल में कोई भी ऊर्जा स्तर, इस अंतराल में कोई भी ऊर्जा स्तर अनुमत नहीं होता है। कोई भी ऊर्जा स्तर अनुमत नहीं होता है। ठीक है, तो अब जैसे आपने ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझाई हुई है अभी कि यदि n कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उस क्रिस्टल में क्या होगा, परमाणु व्यवस्थित होते हैं, तो वहाँ पर सभी परमाणुओं के बीच की दूरी क्रिस्टल में बहुत अत्यल्प होती है। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, अन्योन्य क्रिया करेंगे। अन्योन्य क्रिया करने पर यदि n परमाणु है, ठीक है, n परमाणुओं में जैसे मान लीजिए सोडियम का लिया एग्जाम्पल, तो उसमें 3s कैसा है, संयोजी बैंड है। तो n परमाणुओं के 3s संयोजी ऊर्जा स्तर होंगे, वो सभी अन्योन्य क्रिया करेंगे, तो 3s के कितने ऊर्जा स्तर मिल जाएंगे, n ऊर्जा स्तर, और उन n ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाएगा, संयोजकता बैंड। क्योंकि यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर जो है ना 3s का, वो एक सोडियम का ऊर्जा स्तर है। अब यदि n परमाणु है तो सब n सोडियम परमाणुओं का 3s ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है, और उनका समूह क्या कहलाएगा, संयोजकता ऊर्जा बैंड। ठीक है, क्योंकि 3s क्या है, संयोजक का स्तर है ना सोडियम का, तो ये क्या कहलाएगा, संयोजी ऊर्जा बैंड। अब इसके ऊपर कौन सा ऊर्जा स्तर होगा,
होगा जो अनुमत का मतलब होता है अलाउड बैंड, ठीक है। अब 3s के बाद अलाउड कौन सा होता है, 4s और 3d, वो सब कैसे हैं, रिक्त अवस्था में। तो ये वाले जो रिक्त बैंड होगा वो कैसा बैंड होगा, चालन बैंड होगा। यहाँ से और इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल कैसा होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी ऊंचा स्तर अनुमत नहीं होता है, इसके बीच में कोई भी ऊंचा स्तर नहीं होता है ना। तो ये वाला ऊंचा अंतराल क्या कहलाता है, वर्जित ऊंचा अंतराल। बना लो मैंने इसको, ऐसे बना लो इसको, वहां से मत लिखना। ये कुछ ना कुछ भरा हो सकता है, सब में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, सही। और चालन बैंड होगा वो पूरी तरीके से रिक्त होगा। और रिक्त कौन से टेम्परेचर पर होगा, 0 केल्विन पर ही रिक्त होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा चालन बैंड। बना लो। ये बना लो जो मैंने बात बताया है, ये वाला बना लो। कुछ न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह न्यूनतम ऊर्जा दोनों बैंडों के ऊर्जा अंतराल के बराबर, यह न्यूनतम ऊर्जा दोनों बैंडों के ऊर्जा अंतराल के बराबर होनी चाहिए। दोनों बैंडों के ऊर्जा अंतराल के बराबर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है आवर्ती विभव। हेडिंग है आवर्ती विभव। आवर्ती विभव लिख लिया। अब देखो ठोसों में n परमाणु होते हैं, जैसे अभी आपने जो ग्राफ बनाया था स्थितिज ऊर्जा वक्र ग्राफ 2 परमाणुओं के लिए बनाया था, ठीक है। अब यदि बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणुओं का इस तरीके से नाभिक है सबके, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा वक्र कैसे बनेगा। बहुत सारे परमाणु हैं तो उनको इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे अभी आपने 2 के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये कैसा फलन बन रहा है, आवर्ती फलन बन रहा है ना, रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो 2 परमाणु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। किसी भी क्रिस्टल में 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी कितनी होती है, अब हर एक के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
रिपीट हो रहा है तो इसके विभव को ऐसे लिख सकते हैं क्या, v प्लस, यदि मान लीजिए इसमें x एक्सिस पर यहाँ पर विभव है vx, ठीक है, इस पॉइंट पर विभव है vx, तो यहाँ पर भी कैसा होगा, vx ही होगा ना। रिपीट हो रहा है तो ये कैसा फलन हो गया, आवर्ती विभव। अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर विभव है vx, अब vx प्लस a पर भी सेम रहेगा, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं vx प्लस n a। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो निर्भर करता है कि इसमें कितने परमाणु हैं, ठीक है। यदि हमने एक बिंदुीय क्रिस्टल लिया है, ठीक है, एक बिंदुीय क्रिस्टल में सभी परमाणु समान दूरी पर एक दिशा में स्थित है और कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है, तो यहाँ पर यदि विभव vx है तो यहाँ पर v, यदि आप n 1 लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा vx प्लस a, यहाँ पर vx प्लस 2a, vx प्लस 3a, vx प्लस 4a, जितने भी हैं, ठीक है। इसमें अब यदि इसी विभव को त्रिविम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यदि क्रिस्टल त्रिविमीय है तो त्रिविमीय होगा तो यहाँ पर इसको r वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, v r वेक्टर प्लस t वेक्टर लिख सकते हैं ना। t वेक्टर क्या होता है, स्थानांतरण सदिश, स्थानांतरण सदिश कितना बताएगा, t n1 a वेक्टर, n2 b वेक्टर, n3 c वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्रमशः x y दिशा, x y और z दिशा में आयनों के बीच की सदिश दूरी है, ठीक है। तो जैसे हमने इस एक्सिस पर लिया है x पर, इनके मध्य दूरी a। अब यदि क्रिस्टल कैसा हो, त्रिविमीय हो, तो उसमें y अक्ष पर भी होंगे और z अक्ष पर भी होंगे, तो y वाली दूरी को हमने लिया है b और z वाली दूरी को c, ठीक है। और n1 n2 n3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट से जैसे इस दूरी पर है तो vx प्लस a, फिर x प्लस 2a, यहाँ से ये वाला 2a दूरी पर, 3a दूरी पर, 4a दूरी पर। अब ऐसे ही y एक्सिस पर a दूरी, b दूरी पर, 2b दूरी पर, 3b दूरी पर, तो उसको बोल सकते हैं n2b, ठीक है। इसी तरीके से n3c, तो त्रिविम में इस आवर्ती फलन को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखो। किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, तथा इनकी मध्य दूरी अत्यल्प होती है, जिससे इन परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तथा स्थितिज ऊर्जा वक्र
स्थितिज ऊर्जा वक्र एक आवर्ती वक्र प्राप्त होता है। स्थितिज ऊर्जा वक्र एक आवर्ती वक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार गणितीय रूप में निम्न आवर्ती विभव फलन द्वारा स्थितिज ऊर्जा वक्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा वक्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। विभव को इस आवर्ती विभव को समीकरण 1 में जो लिखा है ना, इस आवर्ती विभव को क्रिस्टल विभव कहते हैं। अब इसमें सब हेडिंग लिखना, आवर्ती विभव की हैमिल्टोनियन पर निर्भरता। आवर्ती विभव की हैमिल्टोनियन पर निर्भरता। हैमिल्टोनियन कहाँ यूज होता है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण में। और हैमिल्टोनियन कितना होता है था? उल्टा संकारक होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। हैमिल्टोनियन को कितना लिख सकते हैं? में लिखना चाहे HR तो होता है माइनस ठीक है। ये मैंने इक्वेशन यूनिट फर्स्ट क्वांटम की बताई थी, वहां पर बताया हुआ है हैमिल्टोनियन कुल ऊर्जा संकारक होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यहाँ से जब इसको R ले रहे हैं तो ये कितना होगा? अब HR प्लस खूब अल्लाह बचाओ HR प्लस ये कितना हो जाएगा? H नॉट स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर b r वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है। अब चूंकि b r वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके बराबर होता है? b ऑफ r के बराबर। तो यहाँ से h r प्लस t इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस h नॉट स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर प्लस b ऑफ r। ठीक है। और ये किसके बराबर है? समीकरण 1 से h ऑफ r के बराबर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? h ऑफ r समीकरण 1 से। ठीक है। इसका मतलब क्या है? h ऑफ r प्लस t किसके बराबर है? h ऑफ r के। तो किसी भी आवर्ती फलन में हैमिल्टोनियन भी कैसा रहेगा?
आवर्तित फलन रहेगा। कुछ भी मत करो। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्टतः विभव VR में आवर्तता, विभव VR में आवर्तता होने पर हैमिल्टोनियन भी आवर्ती फलन होता है, अर्थात हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। आवर्ती फलन होता है अर्थात हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है।